हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिद्धार्थ क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल स्टडीज टेस्ट सीरीज पार्ट 14 के बारे में। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए यह टेस्ट सीरीज और यह वीडियो सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त है? यानी दोस्तों, बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट इज अ रिकॉर्ड कोर्ट किस आर्टिकल में है। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 129। ठीक है, इसमें बात कही गई है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे यह है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले, कार्यवाहियाँ और निर्णय होंगे, इनके बेसिस पर दोस्तों इनको दर्ज किया जाता है और इन फैसलों के आधार पर ही अन्य उच्च न्यायालयों में फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, एविडेंस के रूप में नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 129। ठीक है, और दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है वह संबंधित है आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। ठीक है, और वर्तमान समय में जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वह है दोस्तों सूर्यकांत जी। यह भी नोट करेंगे आप। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत, जिनका नंबर है दोस्तों 53वें क्रम के, यह भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को उपलब्ध है? ऑप्शन ए, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी आर्टिकल 14। ऑप्शन बी है आर्टिकल 15, जिसमें यह बात कही गई है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। या ऑप्शन सी, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, आर्टिकल 16। या वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19। दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा जो भारतीय और विदेशों को भी उपलब्ध है ऐसा आर्टिकल या ऐसा मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14। ठीक है, इसमें नोट करेंगे। और दोस्तों, ऐसे आर्टिकल जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, जिसमें 3 यहाँ पे दिए गए हैं कि जो आर्टिकल 15 है जिसमें यह बात कही गई है, और आर्टिकल 16 और 19। इसके साथ साथ दोस्तों 2 और आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ठीक है, 29 में दोस्तों क्या बात कही गई है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। ठीक है, यह आर्टिकल 29 में कही गई है, और 30 में कही गई है दोस्तों अल्पसंख्यकों को, ठीक है, स्कूली या शैक्षिक, ठीक है, संस्थानों की स्थापना और संचालन करने का अधिकार, आर्टिकल 30 में कही गई है। और दोस्तों, यह 5 ऐसे आर्टिकल हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। दोस्तों, इसमें आप जानेंगे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। नोट करेंगे दोस्तों, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा जो धौलावीरा स्थल है वह स्थित है दोस्तों, ऑप्शन बी, गुजरात से। ठीक है, इसकी जो खोज होती है दोस्तों 1990 से 91 में, नोट करेंगे। और जो खोजकर्ता होते हैं इनका नाम होते हैं दोस्तों रविंद्र सिंह बिष्ट जी। ठीक है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए है कलकत्ता अधिवेशन, बी है लाहौर, ऑप्शन सी है कराची अधिवेशन, या डी है फैजपुर अधिवेशन। तो दोस्तों, जो पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी, ठीक है, पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी दोस्तों, वो कही गई थी ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की जाती है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इसी समय दोस्तों जो तिथि तय की जाती है, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को
पहला पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया जाता है? नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर इसके पदीन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा जो कि एमपीसी है, यानी मौद्रिक पॉलिसी कमेटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। इसमें दोस्तों कुल 6 सदस्य होते हैं। इसमें राइट आंसर होगा पहला। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर इसके पदीन अध्यक्ष होते हैं, यह भी सही होगा। ठीक है, यानी दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? इसमें राइट आंसर होगा जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है, ऑप्शन सी नर्मदा। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों एक और नदी होती है, तापी नदी या ताप्ती नदी भी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ठीक है, नर्मदा का जो दोस्तों ओरिजिन है वह है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश से, जो कि पहाड़ियां हैं, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक की पहाड़ियां नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो सबसे कम है? ठीक है दोस्तों, बात कही जा रही है सेक्स रेशियो की। दोस्तों इसमें सेक्स रेशियो किसे कहते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, नोट करेंगे तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। इसमें दोस्तों 877 महिलाएं, ठीक है, यानी फीमेल पर 1000 मेल्स। नोट करेंगे यह। ठीक है, 877 यहाँ का सेक्स रेशियो है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और दोस्तों यह सबसे कम है और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य दोस्तों केरल है। ठीक है, जहाँ का सेक्स रेशियो है 1084 फीमेल। ठीक है, यानी 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा एक रेशेदार यानी फाइबर फसल नहीं है? ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है जूट, ऑप्शन सी है सनई, ऑप्शन डी है रबर। दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रबर। ठीक है, जो कि एक रेशेदार फसल नहीं है, बाकी अन्य रेशेदार यानी फाइबर फसल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में से अभिधम पिटक का मुख्य विषय क्या है? दोस्तों इसमें जो अभिधम पिटक का मुख्य विषय है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार। ठीक है, नोट करेंगे। और दोस्तों जो बौद्ध धर्म के पिटक हैं वो कुल मिलाकर 3 हैं। ठीक है, पहले है दोस्तों सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक। एक और है दोस्तों इसमें, ये पहला हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 पे है विनय पिटक, विनय पिटक। और दोस्तों जो तीसरा है यहीं पे आपके सामने दिया गया है कि अभिधम पिटक। ठीक है, ये 3 पिटक आप नोट में रखेंगे। ठीक है, नोट करेंगे, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सल्तनत काल के दौरान दीवान मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसने की? दोस्तों दीवान मुस्तक राज विभाग की स्थापना की जाती है, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, नोट करेंगे। और दोस्तों यह कैसा विभाग होता है? एक प्रकार से राजस्व विभाग होता है, या वित्त विभाग भी कहते हैं इसको। ठीक है, राजस्व या वित्त विभाग। नोट करेंगे दोस्तों। इसका जो उद्देश्य होता है दोस्तों, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, यानी जो राजस्व संग्रह है उसमें पारदर्शिता लाना इसका मुख्य उद्देश्य होता था। ठीक है, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। दीवान मुस्तक राज विभाग की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची 11 शेड्यूल द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? दोस्तों इसमें बात की जा रही है 11वीं अनुसूची। ठीक है, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 29 विषय सौंपे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल होता है सबसे पहले जानेंगे हम 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों जो पंचायती राज हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसमें दोस्तों जो अनुसूची होती है, नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम पहले अनुसूची। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों भाग,
और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों अनुच्छेद। तो दोस्तों इसके द्वारा 73वां जो संविधान संशोधन 1992 में होता है, इसके द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, भाग जोड़ा जाता है दोस्तों, नौवां भाग जोड़ा जाता है और आर्टिकल 243 से 243 ओ इसके माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों 29 विषय इस सूची में रखे गए हैं, नोट करेंगे। और दोस्तों यह प्रभावी होता है 24 अप्रैल, ठीक है, 1993 से। नोट करेंगे दोस्तों आप, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर पाई जाती है? दोस्तों जो वायुमंडल की परत है, ओजोन किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जो ओजोन परत है इसका जो प्रमुख कार्य है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट वेव्स होती हैं इनको रोकना इसका प्रमुख कार्य है। और दोस्तों इसी के संबंध में यानी ओजोन परत के संरक्षण हेतु किया जाता है दोस्तों 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, नोट करेंगे आप, इससे संबंधित होता है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों जो सेकंड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किगाली प्रोटोकॉल। किगाली प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि होता है दोस्तों सन 2016 में। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है? कहा गया था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों इसमें जो भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक जी को। ठीक है, और दोस्तों कहा गया था वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा। ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। नोट करेंगे। और दोस्तों इनका जो प्रसिद्ध नारा है वह क्या था दोस्तों, कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। नोट करेंगे आप, इनके द्वारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली प्रमुख नहर कौन सी है? दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ऑप्शन सी, स्वेज नहर। ठीक है, इसका जो निर्माण किया जाता है दोस्तों 1869 में किया जाता है और जो यह अधिकार में है दोस्तों कहाँ स्थित है? मिस्र में। ठीक है, नोट करेंगे आप, एशिया और अफ्रीका को अलग करती है यह नहर, एशिया और दोस्तों अफ्रीका इन दोनों का विभाजन करती है स्वेज कैनाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। इसमें एक और है दोस्तों जो कील नहर है, इसे भी नोट करेंगे आप, जो करती है दोस्तों उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ठीक है, बाल्टिक सागर को जोड़ती है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और नहर है यहाँ पे, पनामा नहर, जो कि जोड़ती है दोस्तों अटलांटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन से। ठीक है, नोट करेंगे आप, इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 5 है, बजट की प्रक्रिया के दौरान गिलोटिन का क्या अर्थ है? दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा जो गिलोटिन का अर्थ हो दोस्तों बजट की प्रक्रिया के दौरान, ऑप्शन बी होगा, बिना चर्चा के अनुदान मांगों को मतदान के लिए रखना। इसमें राइट आंसर होगा। और दोस्तों इसका जो उद्देश्य होता है यह बजट प्रस्तुति में तेजी लाने के लिए किया जाता है इस प्रक्रिया का, गिलोटिन का प्रयोग। ठीक है, बिना चर्चा की अनुदान मांगों को मतदान के लिए रखना। आई होप दोस्तों आज आपको आज का वीडियो सेशन पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपना कमेंट और अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिए कि आपने कितना स्कोर इसमें गेन किया है। थैंक यू।